हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था काइनेमेटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, काइनेमेटिक और डायनेमिक एनालिसिस के बारे में बात किया था, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस के बारे में बात किया था, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस के बारे में बात किया था क्या होता है। काइनेमेटिक एनालिसिस बताए थे जिसमें केवल किसका कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है हमारा काइनेमेटिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक में केवल फोर्स का हम अध्ययन करेंगे कि फोर्स कहाँ से लग रहा है कहाँ से नहीं, उसका अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा डायनामिक एनालिसिस। स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस हमने पढ़ा था। डायनामिक फोर्स एनालिसिस पढ़ा था जिसमें डायनामिक फोर्स एनालिसिस जो होता था हमारा इनर्शिया फोर्स के साथ जो कंसीडर करते थे उसे हम डायनामिक फोर्स एनालिसिस कहते थे, और जिसमें हम इनर्शिया फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते थे स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कहते थे उसे। अब फिर उसके बाद में बात किया था इनर्शिया फोर्स क्या था, तो इनर्शिया फोर्स हमने बताया था F इक्वल टू एम ए, तो जो F माइनस एम ए इक्वल टू 0, यही क्या था हमारा एम में जो था हमारा इनर्शिया फोर्स। जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है तो उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं वो एक्सेलरेट करने में जितना फोर्स का लॉस होता है, जितना फोर्स उसको एक्सेलरेट करने में लगता है, वही क्या कहलाएगी हमारा इनर्शिया फोर्स। तो हमने ये पिछले लेक्चर में बात कर लिया था, आप सभी को समझ में आ गया होगा काइनेमेटिक और डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, डायनामिक फोर्स एनालिसिस, इनर्शिया फोर्स। तो अब हम आज वाले टॉपिक में बात करेंगे काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जो कि हमारे थर्ड चैप्टर में भी था और फोर्थ में भी सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में दोनों में पढ़ेंगे हम। सेकंड में हो नहीं पाया था, थर्ड में करवा रहे हैं इसको। आसान है, एकदम सिंपल, 3 फार्मूला है, उसी पे पूरा काइनेमेटिक एनालिसिस है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आज के टॉपिक में, टुडे टॉपिक काइनेमेटिक एनालिसिस सिंगल स्लाइडर क्रैंक, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पहला टॉपिक है। दूसरा है डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस सिंगल स्लाइडर क्रैंक के लिए, सिंगल स्लाइडर क्रैंक के लिए हम पढ़ेंगे। थर्ड रहेगा हमारा, थर्ड हमारा जायरोस्कोप, थर्ड हमारा रहेगा जायरोस्कोप। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा काइनेमेटिक एनालिसिस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए, डायनामिक एनालिसिस सिंगल स्लाइडर क्रैंक के लिए जायरोस्कोप क्या होता है, अच्छे से बात करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक मोटिवेशनल शायरी सुनाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। किसी की याद में रोना फिजूल है, किसी की याद में रोना फिजूल है, और इतने अनमोल आंसू खोना फिजूल है। और रोना है तो उनके लिए जो तुम पे निसार हैं, रोना है तो उनके लिए जो तुम पे निसार है, उनके लिए क्या रोना जिनके आशिक हजार हैं। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बीच बीच में ऐसी शायरी होती रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा और बोर नहीं होंगे। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए, क्रैंक मैकेनिज्म के लिए, क्रैंक इंजन के लिए, सिंगल स्लाइडर क्रैंक के लिए,
काइनेमेटिक एनालिसिस क्या होता है ये जानेंगे। अच्छे से लिख देते हैं इसको। काइनेमेटिक काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक के लिए हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक क्या होता है ये जानेंगे अच्छे से। तो पहले हम फिगर यहाँ पे बनाएंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। छोटा सा फिगर बनाएंगे यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा। तो ये हमारा है क्या, पिस्टन, ये, और इसमें ये सिलेंडर है, इनलेट है, आउटलेट है, यहाँ कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक है, ये क्रैंक है, पिस्टन जो होगा हमारा वो एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा। जब इसमें गैस का बर्न होगा तो यहाँ पे एक्स जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका, पिस्टन का हमारे। ये कनेक्टिंग रॉड होगी, कनेक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ एल है, और क्रैंक की रेडियस जो है आर। क्रैंक कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ रहेगी हमारी एल रहेगी, और क्रैंक की रेडियस जो है आर है। तो एक्स जो है इसका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे इसका पिस्टन का, तो एक्स रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन का क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है हमारा, और एल जो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लेंथ जो है कनेक्टिंग रॉड, आर जो है क्रैंक रेडियस, आर जो है हमारा क्रैंक रेडियस। तो सिंपल सा यहाँ देखते हैं, हमारा एक होता है ऑब्लिक्विटी रेशियो। ऑब्लिक्विटी रेशियो क्या होता है हम ये जानेंगे। तो एल जो है हमारा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है, और आर क्या है, कनेक्टिंग क्रैंक की रेडियस। तो जो हमारा ऑब्लिक्विटी रेशियो होता है एल अपॉन आर होता है, एन इक्वल टू एल अपॉन आर। तो सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे ऑब्लिक्विटी रेशियो की। तो इट इज a रेशियो ऑफ, ऑब्लिक्विटी रेशियो क्या होता है, एल बाई आर जो होगा हमारा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, और क्रैंक की रेडियस जो होगा हमारा उसका रेशियो क्या होगा, ऑब्लिक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड and crank radius और किसका, कनेक्टिंग लेंथ का, ये कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ रहेगी और क्रैंक की रेडियस जो रहेगी उसी का रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्लिक्विटी रेशियो जो हमारा स्मॉल एन होता है उसे क्या कहेंगे, कनेक्टिंग ऑब्लिक्विटी रेशियो, स्मॉल एन इक्वल टू एल बाई आर।
तो रेशियो है इसमें एल भी mm में mm या मीटर में रहेगी, आर भी mm में रहेगी। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये विमाहीन आएगा, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। तो वही है यहाँ पे, हिंदी में लिख लेते हैं, यह वह अनुपात है या कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक रेडियस के लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है हमारा? ऑब्लिगेटिव रेशियो कहलाएगा हमारा। जो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड का लेंथ होगा और क्रैंक की रेडियस की लंबाई जो होगी वही क्या कहलाएगी? हमारी ऑब्लिगेटिव रेशियो। आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिग्नल स्लाइडर। तो काइनेमेटिक एनालिसिस में हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें फोर्स का अध्ययन नहीं करते हैं। तो क्या कहलाएगा हमारा? काइनेमेटिक एनालिसिस। तो सिंपल सा हमने देखा था कि काइनेमेटिक एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सभी को समझ में आया होगा। ऑब्लिगेटिव रेशियो क्या होता है? पिस्टन है, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है, तो जिसकी लेंथ है हमारी एल, और क्रैंक है, ये क्रैंक की रेडियस क्या है? आर। तो वो इसी एल और आर का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्लिगेटिव रेशियो। अब हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि को फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे फार्मूले के माध्यम से। ये हमारा क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक एनालिसिस। अब इसको ऐसे ये मिलाते हैं, ये लाइन, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक लंब छोड़ते हैं 90 डिग्री का। ये हमारा लंब होगा, ये हमारा थीटा है एंगल। जो क्रैंक एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा थीटा। और ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा? बीटा। ये हमारा बीटा हो जाएगा, ये हमारा थीटा, ये हमारा बीटा और ये हमारा थीटा। तो एल है, यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक इक्वेशन होता है एल साइन बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। एल साइन बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारा कहाँ से आया है? ऑब्लिगेटिव रेशियो से ही निकल कर आया है। तो ये क्या है? क्रैंक एंगल बीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं बीटा क्या है? कनेक्टिंग रॉड जो एंगल बना रहा है वही क्या कहलाएगा? हमारा बीटा। कनेक्टिंग रॉड एंगल, जो हमारा कनेक्टिंग रॉड एंगल बना रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा बीटा। थीटा क्या कहलाएगा? क्रैंक एंगल। क्रैंक कितने एंगल पे है वो क्या कहलाएगा? हमारा थीटा। तो सिंपल सा हमने देखा, क्या क्या देखा काइनेमेटिक एनालिसिस में? पहले हम बात ये थे कि क्या क्या पढ़ते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करते हैं। जबकि डायनामिक में बात ये थे, फोर्स का अध्ययन करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसका अध्ययन करते ही हैं, एक्सेलरेशन का। साथ में हम फोर्स का भी अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सा हमने देखा था कि ये जो है पिस्टन है, तो इसकी लेंथ क्या है कनेक्टिंग रॉड की? एल, और आर जो है हमारा क्रैंक रेडियस है। तो थीटा हमने बताया कि क्रैंक एंगल है, और बीटा क्या है? कनेक्टिंग रॉड एंगल। ये तो एक इक्वेशन यहाँ पे निकल आई जो हमारा है एल साइन बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। हमारी ये इक्वेशन है, कहाँ से आई है? ऑब्लिगेटिव रेशियो से। तो अब हम आगे चलते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। एक्स क्या है? हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्स जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो जानेंगे अच्छे से। तो हम देखते हैं एक्स क्या होता है।
x इक्वल टू होता है x इक्वल टू r ओमेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू प्लस m माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा x इक्वल टू r ओमेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो भी पिस्टन का क्या होगा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का। x जो होगा, x जो है हमारा पिस्टन का लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा होगा क्या होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो भी पिस्टन का। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो n माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा ये नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के आसपास आती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा, ये थीटा जो है और इसका कॉस लेंगे तो वही क्या कहलाएगा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाएगा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो सभी को समझ में आया होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। r x इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये mm में या फिर मीटर में जो भी हो यूनिट हो सकती है, मीटर और mm में दोनों में हो सकती है। तो सिंपल सा हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं पिस्टन की वेलोसिटी। हमने पढ़ा क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट x, x इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो भी पिस्टन है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन v, v जो होगा हमारा v वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। v जो होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, तो v इक्वल टू r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n। तो हमने बताया था कि n क्या है, n ऑब्लिगेटिव रेशियो यहाँ पे रखेंगे r बाई, जो कि हमारा था l बाई r था हमारा ऑब्लिगेटिव रेशियो। तो v क्या है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, r क्या है यहाँ पे अभी हमने बताया क्रैंक रेडियस, ओमेगा क्या है कनेक्टिंग रॉड की जो है एंगुलर स्पीड, ओमेगा यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो हमने देखा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सिंगल स्लाइडर ट्रायंगल मैकेनिज्म में जो होगा हमारा v इक्वल टू r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन n, जो होगा हमारा ये क्या होगा हमारा एंगुलर ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या हो जाएगा हमारा r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n, हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसी से इसका डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई dt। तो r ओमेगा का
आर ओमेगा ही रहेगा। साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, और साइन टू थीटा का साइन कॉस टू थीटा इंटू टू हो जाएगा। टू थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू हो जाएगा इंटू टू एन, और डी थीटा बाई डी टी। लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेते हैं, डी बी बाई डी टी इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा इंटू टू बाई टू एन इंटू डी थीटा बाई डी टी। जो होगा हमारा वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, वैसे कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस टू थीटा का हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू टू बाई टू एन। अभी हमने किया डी थीटा बाई डी टी आएगा लास्ट में, तो टू से टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या एन, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा इसके स्थान पे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इसके स्थान पे क्या हो गया ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपान एन, जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा ये क्या पिस्टन का। तो सिंपल सा है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू प्लस कॉस टू थीटा बाई एन। आप सभी को समझ में आया होगा ये क्या क्या पढ़ा हमने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन पढ़ा हमने, उसी का डिफरेंशिएट किए हैं। तो डी वी बाई डी टी अल्फा हो जाएगा आर ओमेगा कॉस थीटा कॉस टू थीटा बाई एन हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा है, हमने काइनेमेटिक एनालिसिस पढ़ लिया है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, जो हमारे थर्ड चैप्टर में था, लेकिन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, दोनों अभी साथ में कराएंगे तो समझ में आएगा। डायनामिक और काइनेमेटिक एनालिसिस तो सिंपल सा है, हमने पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या था, x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का हमने देखा आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई टू एन, क्या था ये हमारा पिस्टन की वेलोसिटी, और डी इसका डिफरेंशिएट करें हम दोनों बच्चों का, तो ये आ गया है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन, जो होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो अब हम चलते हैं डायनामिक एनालिसिस की तरफ। हमने काइनेमेटिक एनालिसिस पढ़ लिया है, तो अब हमने काइनेमेटिक एनालिसिस पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायनामिक एनालिसिस। तो काइनेमेटिक एनालिसिस में हमने बात किया था कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करते हैं, पहले ही बता दिए थे चैप्टर नंबर 3 में ही, जैसे स्टार्ट करने वाले थे तभी बताया था कि काइनेमेटिक एनालिसिस में हम पढ़ते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करते हैं, लेकिन डायनामिक एनालिसिस में ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आ किस ले रहा है और कहाँ से आ रहा है, कहाँ फोर्स लग रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सिंपल सा हमने बताया था इसमें फोर्स का अध्ययन करते हैं डायनामिक एनालिसिस में, कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स के कारण हो रहा है, तो उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए समझते हैं डायनामिक एनालिसिस क्या होता है हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। तो डायनामिक एनालिसिस पढ़ते हैं हम, अच्छे समझेंगे बेसिक से एकदम, जैसा कि हमने ऑब्लिगेटी रेशियो भी बताया था, n इक्वल टू L/R था हमारा। तो हम यहाँ पे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद में समझेंगे। ये हमारा सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, और इसके अंदर पिस्टन हम रखेंगे। ये क्या है हमारा पिस्टन, ये क्या है कनेक्टिंग पार्ट, ये क्या है क्रैंक।
यहाँ पे ये पिस्टन है, तो इसके अंदर हम देखेंगे ये L है, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ जो है L है, R क्या है, क्रैंक रेडियस अभी हमने बताया था। तो P1 इधर इस साइड का प्रेशर है, जो गैस बर्न होगी, जो हमारा फ्यूल बर्न होगा आएगा तो यहाँ पे बर्न होगा, तो वहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा P1। एरिया कितना है किसका, P1। पिस्टन का एरिया कितना है A1, और इस साइड का प्रेशर कितना है P2। कनेक्टिंग रॉड के साइड का प्रेशर कितना है P2, और एरिया कितना है A2। एरिया कितना है A2, और हमारा जो है L जो है क्रैंक लेंथ है, और R जो है हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है, ये अभी हमने बताया था। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ L है और क्रैंक की रेडियस जो है R है। यहाँ पे P1 A1 हो गया, और जो इस पर फोर्स लग रहा होगा F होगा, F इस पर फोर्स लग रहा होगा, पिस्टन पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम F कहेंगे। F यहाँ पे लिख लेते हैं, F इक्वल टू पिस्टन फोर्स, और जो हमारा P1 होगा प्रेशर ऑन पिस्टन फ्रंट साइड, फ्रंट मतलब इसके सामने का प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर का, वो क्या कहलाएगा हमारा P1, और जो हमारा P2 होगा प्रेशर ऑन पिस्टन बैक साइड। जो हमारा P2 जो होगा हमारा क्या, बैक साइड का प्रेशर होगा। A2 जो होगा हमारा, पिस्टन थोड़ा ऐसे रहता है तो इस साइड का, या फिर ऐसे गड्ढे टाइप का रहेगा, तो इसका एरिया डिफरेंट टाइप का एरिया रहेगा। जो इस साइड का एरिया होगा वो अलग होगा, और पीछे का एरिया अलग होगा। तो A2 जो होगा हमारा एरिया, A1 जो होगा हमारा एरिया ऑफ पिस्टन फ्रंट साइड। जो हमारा A1 होगा एरिया ऑफ पिस्टन, कितना एरिया है पिस्टन का, वो क्या कहलाएगा A1। A2 जो होगा हमारा एरिया ऑफ पिस्टन बैक साइड। जो हमारा A2 होगा हमारा बैक साइड का एरिया ऑफ पिस्टन होगा, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जिसका मान होगा FT जो होगा हमारा नॉर्मल फोर्स होगा, और FC जो होगा हमारा फोर्स ऑन क्रैंक पे कितना फोर्स लग रहा होगा FC। FR होगा जो हमारा FR फोर्स ऑन क्रैंक पर कितना फोर्स लग रहा होगा। FC जो होगा फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड, और FR जो होगा हमारा FR फोर्स ऑन क्रैंक पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा हमारा FR। एक इस पर ये क्या होगा FC, इस पर एक टेंजेंटियल फोर्स काम करेगा जो होगा FT जो होगा हमारा इस पर, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है वैसे यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा जो होगा हमारा FT जो होगा नॉर्मल फोर्स, FT नॉर्मल फोर्स जो हमारा FT होगा नॉर्मल फोर्स होगा। तो हमने यहाँ पे देखा एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन है, पिस्टन पे
P1 प्रेशर है और A1 उसका एरिया है। बैक साइड का उसके P2 जो है हमारा, उस पर प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ पे। ये क्या हाँ है वातावरण में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा P2 जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A2 जो होगा हमारा एरिया ऑफ पिस्टन का बैक साइड का एरिया होगा। L क्या है हमारा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है। FC क्या है फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड। F जो हमारा है फोर्स ऑन पिस्टन, जो पिस्टन पर फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा F। और FC जो होगा हमारा फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये ट्रांसमिट होकर FC जो होगा क्रैंक पे जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड से ये फोर्स कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक पे एक फोर्स लगेगा जिसे FR कहेंगे। तो इन सब के बीच में रिलेशन अभी हम देखेंगे, PA और P2, A2, FT। तो सबसे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर देख लिए हैं यहाँ पे, तो सभी को दिख रहा होगा। P1 जो है हमारा प्रेशर है, ये P2 इधर इस साइड का प्रेशर है पिस्टन के पीछे का, और इससे इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इस साइड गैस बर्न हो रही है। FT जो होगा नॉर्मल फोर्स होगा, और स्मॉल f जो होगा हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं F स्मॉल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन, बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या कहलाएगा हमारा एफ स्मॉल एफ जो होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन। तो सिंपल सा इसके बीच रिलेशन देखेंगे हम। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है वो देखते हैं। एफ जो होगा हमारा एफ इक्वल टू P1 A1 माइनस P2 A2, P1 A1 माइनस P2 A2 माइनस FI। हाँ एक फोर्स और रहेगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ इनर्शिया फोर्स। तो इसका एक इनर्शिया फोर्स हमने बताया था डायनामिक एनालिसिस करते समय, इनर्शिया फोर्स को कंसीडर करेंगे, वही है यहाँ पे इनर्शिया फोर्स। किसका? पिस्टन का इनर्शिया फोर्स FI होगा। तो FI जो होगा पिस्टन फोर्स का इनर्शिया फोर्स, हमने बताया था डायनामिक एनालिसिस करते समय इनर्शिया फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो वही है यहाँ पे P1 A1 माइनस P2 A2 माइनस FI माइनस mg P1 A1 माइनस P2 A2 माइनस FI प्लस mg माइनस f स्मॉल f। ये जो हमारा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है? पिस्टन पर। तो इसी का अध्ययन करते हैं हम डायनामिक एनालिसिस में। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायनामिक एनालिसिस में पिस्टन पर कितना फोर्स लग रहा है, P1 A1 माइनस P2 A2 माइनस FI प्लस mg माइनस FF। तो यहाँ पे mg प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि पिस्टन ऐसे अप डाउन मोशन करेगा, तो पिस्टन भी तो नीचे की तरफ आएगा, तो पिस्टन का भार जो रहेगा वो भी फोर्स लगाएगा, तो वही यहाँ पे ऐड हो रहा है। और इनर्शिया फोर्स अपोज करेगा, इसे माइनस कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स ये भी हमारा लॉस हो रहा है फ्रिक्शन में, तो ये भी माइनस कर रहे हैं। P2 A2 इस साइड का गैस का फोर्स है, तो वो भी लॉस कर रहा है, वो भी माइनस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे कितना पावर मिला हमें? P1 A1 जो है हमारा यहाँ पे मिला, तो इससे घटाएंगे कितना लॉस हो रहा है। P2 A2 माइनस FI जो कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन पिस्टन का इनर्शिया फोर्स है, FI इनर्शिया फोर्स ऑफ पिस्टन का इनर्शिया फोर्स है, तो ये माइनस करेंगे। और mg इसका फोर्स इस पर अपने आप लग रहा होगा भार, तो कोई भी अगर बॉडी है नीचे की तरफ जा रही है तो उसका भार भी लगेगा, तो वही यहाँ पे ऐड हो रहा है mg। तो सिंपल है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा?
F हो जाएगा P1A1 माइनस P2A2 माइनस FI प्लस mg माइनस FF। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पिस्टन फोर्स। ये क्या हो जाएगा हमारा पिस्टन फोर्स। आप सभी को समझ में आया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं पिस्टन फोर्स क्या होता है। तो पिस्टन पर फोर्स कितना लग रहा है वो देख रहे हैं हम डायनामिक एनालिसिस में। तो डायनामिक एनालिसिस में हमने बताया था इनर्शिया फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो Fi जो हमारा है इनर्शिया फोर्स है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, P1A1 माइनस P2A2 माइनस FI प्लस mg माइनस FF जो हमारा है फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे P1A1 जो है हमारा पिस्टन का के सामने का जो प्रेशर है और एरिया है वो क्या है हमारा P1A1, और P2A2 जो है हमारा पिस्टन के बैक साइड का पिस्टन फोर्स है, पिस्टन प्रेशर है और एरिया है पिस्टन का, वो हमारा क्या है P2A2। FI जो है हमारा फोर्स इनर्शिया फोर्स है जो हमने बताया था, mg जो अपोज करता है किसी बॉडी को रोटेट करने में या लीनियर मोशन करने में, तो वही हमारा यहाँ पे क्या है Fi। तो प्लस mg भार है जो उसका कोई भी पिस्टन है ऐसे अब नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका भार भी लगेगा, तो वही हमारा ये है mg माइनस Fi। फ्रिक्शन फोर्स भी घटा रहे हैं यहाँ पे, तो यही हमारा क्या है पिस्टन फोर्स। पिस्टन फोर्स। ये सभी को समझ में आया होगा, सिंपल सा था ये फार्मूला। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। Ft, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है Ft की तरफ, Ft कितना लगेगा, आप सभी फिगर बना लिए होंगे, उसी फिगर के माध्यम से समझेंगे हम। Ft नॉर्मल फोर्स की तरफ चलते हैं हम। Ft पहले हम ऐसे था, ये Fc था, ये Fp था और ये Fr था। ये क्या था Ft था, ये क्या है Ft Fc Fr। तो हमने यहाँ पे ऐसे फिगर बनाया था, बीटा था, थीटा था, तो L थी इसकी लेंथ हमने बताया था, ये था R। तो सिंपल था। तो Ft इक्वल टू हो जाएगा Ft इक्वल टू Fc साइन थीटा साइन बीटा। तो Ft इक्वल टू क्या हो जाएगा Fc साइन बीटा। नॉर्मल फोर्स हमने निकाल लिया Ft। अब हम बात करते हैं Fc क्या होता है, Fc इक्वल टू हो जाएगा F अपान कॉस बीटा। Fc यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे Fc जो है F अपान कॉस बीटा जो होगा हमारा Fc क्रैंक फोर्स F अपान कॉस बीटा जो हमारा होगा क्रैंक फोर्स आ गया। हमने Ft नॉर्मल फोर्स देखा है Fc इंटू साइन बीटा, तो Fc जो क्रैंक फोर्स रहेगा उसको साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्रैंक फोर्स। नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, क्रैंक फोर्स को और साइन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मल फोर्स Ft फोर्स, और Fc क्रैंक फोर्स F अपान कॉस बीटा। तो हमने अभी देखा F इक्वल टू P1A1 माइनस P2A2 माइनस Fi प्लस mg माइनस F अपान कॉस बीटा। उसी से आया है ये Fc
एफ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने यहाँ पे एफ की पिस्टन फोर्स की वैल्यू रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ सी। क्रैंक फोर्स, क्रैंक पर कितना फोर्स लग रहा है वो आ गया हमारा एफ टी इक्वल टू एफ सी साइन बीटा। तो अगर यहाँ पे एफ टी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एफ टी इक्वल टू एफ सी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू माइनस एफ आई प्लस एम जी माइनस एफ एफ अपान कॉस बीटा। ये क्या था हमारा, एफ सी की वैल्यू रख दिए, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, साइन बीटा से, साइन बीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ टी नॉर्मल फोर्स, अभी हमने बताया था एफ टी, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वही क्या कहलाएगा हमारा एफ टी। टेंजेंटियल फोर्स भी बोलेंगे इसे, इसे नॉर्मल फोर्स को टेंजेंटियल फोर्स एक काम करेगा, उसे हम टेंजेंटियल फोर्स भी बोलेंगे। एफ टी हो जाएगा पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू माइनस एफ आई प्लस एम जी माइनस एफ एफ इंटू साइन बीटा अपन कॉस बीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ टेंजेंटियल, इसके एक टेंजेंटियल काम करेगा फोर्स, वही हमारा क्या हो जाएगा। तो साइन बीटा अपन कॉस बीटा tan बीटा हो जाएगा, तो उसको आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा और आगे बढ़ाएंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसी का कन्वर्जन है। तो हम चलते हैं एफ आर फोर्स और एफ टी हमने देख लिया, एफ स्मॉल टी देखते हैं। एफ आर फोर्स बचा हुआ है जो हमारा क्रैंक फोर्स क्या है वो देखेंगे। आर फोर्स हमने एफ सी फोर्स देख लिया, एफ टी फोर्स देख लिया, अब हम देखते हैं एफ आर फोर्स। एफ आर फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। एफ आर फोर्स हमारा होता है एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा। एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा एफ आर फोर्स। और एफ स्मॉल टी जो होगा हमारा, यहाँ पे दो टी था, एक कैपिटल टी और एक यहाँ वाला था जो स्मॉल, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एफ स्मॉल टी। तो ये एफ स्मॉल टी तो जो था वो नॉर्मल फोर्स था, एफ कैपिटल टी था जो हमारा टेंजेंटियल फोर्स। तो हम यहाँ पे दोनों देखते हैं, एफ टी इक्वल टू एफ स्मॉल टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ सी साइन बीटा, एफ सी साइन बीटा, एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस बीटा जो हमारा एफ टी हो जाएगा स्मॉल टी। और हम देखते हैं एफ टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा, हमारा क्या हो जाएगा एफ टी। तो हमने ये तीनों फोर्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं फोर्स, टॉर्क फोर्स। टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क हमने ये सारे फोर्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं टॉर्क कितना लग रहा है। इस पर क्रैंक पे कितना टॉर्क लग रहा है वो जानते हैं, सिंपल सा। क्रैंक पर कितना टॉर्क लग रहा है वो देखते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू आर। ये क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क। हमने अभी टी एफ टी देख लिया है, तो उसी को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने डायनेमिक एनालिसिस पढ़ लिया जिसमें हम सारे फोर्स का कंसीडर किए हैं। तो हमने सारे फोर्स को कंसीडर कर लिया है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें डायनेमिक एनालिसिस में हमने बताया था कि केवल फोर्स का अध्ययन करेंगे, मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आदि का अध्ययन नहीं करते हैं। इसका अध्ययन हम काइनेमेटिक एनालिसिस में किए थे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जाइरोस्कोप। अब हम पढ़ेंगे जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप क्या होता है,
जायरोस्कोप क्या होता है हम पढ़ेंगे। क्या जायरोस्कोप हमारा लास्ट टॉपिक है ये 3rd चैप्टर का। जायरोस्कोप 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 क्या होता है हम ये जानेंगे। तो जायरोस्कोप हमारा 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सिंपल सा हम समझेंगे। मान लेते हैं ये कोई व्हील है, पहिया, ये कोई व्हील है, ये पहिया है, इसको खूब तेजी से रोटेट कर रहे हैं हम, खूब तेजी से ऐसे ऐसे खूब तेजी से रोटेट कर रहा है। और जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे इसको, पहले ये ऐसे ऐसे रोटेट करें, फिर उसके बाद में धीरे से ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज करें, तो इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, वही क्या होगा हमारा जायरोस्कोप। सिंपल सा ऐसा समझो, जैसे कोई साइकिल की व्हील आप निकाले हो और उसके जो शाफ्ट होता है उसको ऐसे हाथ में ले लिए हैं और साइकिल का व्हील खूब तेज से रोटेट कर रहा है, तो ऐसे जब हल्का सा मोड़ते हैं, जब डायरेक्शन उसका चेंज करते हैं, एक डायरेक्शन पर ऐसे फिक्स करके हम रोटेट कर रहे हैं, उसके बाद में जब हल्का सा डायरेक्शन घुमाएंगे तो उस पर एक फोर्स कार्य करेगा, वही क्या कहलाएगा हमारा जायरोस्कोप। तो सिंपल सा हम देखे हैं, तो जब साइकिल का व्हील ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हो तो उसके बाद में उसका शाफ्ट पकड़कर ऐसे रोटेट करेंगे तो उस पर एक फोर्स आएगा, वही क्या कहलाएगा हमारा जायरोस्कोप। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब कोई व्हील या डिस्क व्हील रोटेशन कर रहा हूं, व्हील या पहिया रोटेशन कर रहा हूं, रोटेशन कर रहा हूं, रोटेशन कर रहा हूं, तब उसकी एक्सिस को घुमाने पर एक कपल या बलयुग्म कार्य करता है, बलयुग्म कार्य करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उसे हम जायरोस्कोप कहते हैं। कोई भी व्हील है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन से, एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसकी जब डायरेक्शन, उसकी एक्सिस मान लेते हैं, उसकी एक्सिस है, इस पर व्हील लगा हुआ है और रोटेट कर रहा है, तो उसकी एक्सिस जब हम चेंज करेंगे तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा, इसके एक्सिस को रोटेट न करने के लिए एक बल कार्य करेगा, ये रोटेट नहीं करने देगा, तो उसके लिए एक बल कार्य करेगा जो क्या हमारा होगा, जायरोस्कोप होगा। तो उसी के कारण हमारा ये रोटेशन में नहीं आएगा, ये रोटेट करने नहीं देगा। इसीलिए जब साइकिल मोड़ते हैं तो वो गिरती नहीं है, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो इसीलिए नहीं गिरती, अगर स्पीड कम है तो साइकिल गिर जाती है। तो वही कारण है कि जायरोस्कोप वही फोर्स है जो हमारा रोटेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा लगता है। सिंपल सा समझ में आया होगा। जब कोई व्हील या पहिया को रोटेशन कर रहा हो तो उसकी एक्सिस को घुमाने पर, उसकी ये पहिया है इसको रोटेट करा रहे हैं, इसकी एक्सिस को घुमा रहे हैं, तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, हमें क्या कहलाता है, हमारा वो जायरोस्कोप कहते हैं। सिंपल है, उसे हम जायरोस्कोप कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जायरोस्कोप। समझ में आया होगा सभी को, ये कैसे कार्य करता है, ये अपोज करता है घुमाने में, तो वही इसीलिए हमारा बाइक मोड़ते हैं तो गिरती नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ जाइरोस्कोप। प्रिंसिपल ऑफ जाइरोस्कोप। सिद्धांत क्या है जाइरोस्कोप का? जाइरोस्कोप का सिद्धांत क्या है वो जानेंगे हम अच्छे से। तो ये जाइरोस्कोप का सिद्धांत है, जब कोई बॉडी या पिंड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूं। जब कोई बॉडी किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो तो उसकी एक्सिस को, उसकी अक्ष को घुमाने पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसे हम जाइरोस्कोप कहते हैं। क्या होता है, जब कोई भी व्हील या बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो तो उसकी अक्ष को घुमाने पर एक बलयुग्म कार्य करता है, उसके घूमने का अपोज करता है, जो वही क्या कहलाता है हमारा जाइरोस्कोप। घूमने पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसे हम जाइरोस्कोप कहते हैं। यह घूमने का विरोध करता है, ये घुमाने का विरोध करता है क्या हमारा जाइरोस्कोप हमारा किसी भी रोटेशनल बॉडी को जब घुमाया जाता है उसकी एक्सिस पर, तो बॉडी भी रोटेट कर रही हो और उसको एक्सिस भी रोटेट करें, तब वो क्या कहलाएगा हमारा जाइरोस्कोप। तो अब हम इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट पर कार्य करता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट पर कार्य करता है, कोणीय मोमेंट पर कार्य करता है ये कंजर्वेशन। यह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट पर। किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट पे। ये एग्जाम में लिख कर आएंगे की पॉइंट में, तो नंबर अच्छा मिलेगा। किस पर कार्य करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। अब जाइरोस्कोप का फार्मूला देख लेते हैं हम, क्या होता है। प्रिंसिपल हमने देख लिया, किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो देख लिया। तो अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ, इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ जाइरोस्कोप।
तो चलते हैं फार्मूले। सी, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू जायरोस्कोप, जायरोस्कोप। सी क्या है हमारा? जायरोस्कोप। और अब फार्मूला देखते हैं। सी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। तो डेल थीटा, तो कोई भी ये एक्सिस है, एक्सिस से घुमा कर उसको यहाँ पे कर दिए और ये थीटा है। ये बॉडी रोटेट कर रही थी, ये पहले थी उसकी सॉफ्ट, अब ये ऐसे हो गई धीरे धीरे, यहाँ पे इतना रोटेशन किया तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डी थीटा जो होगा एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हो जाएगा डी थीटा, क्योंकि इतना रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा था और ये भी रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा। ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, पहिए की एंगुलर वेलोसिटी, और डेल थीटा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट या जो भी इसमें लिंक रहेगा वही क्या, उसी का जब चेंज होगा डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा? थीटा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट पे ही रहेगी कोई डिस्क, तो जब शाफ्ट घूमेगा तो उसका भी एंगुलर, यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी, तो वही क्या हो जाएगा हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसे C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? C इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा किसका? व्हील का। ओमेगा किसका? व्हील का। और फिर उसके बाद में ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाता था? ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा फिर लिख दिए, तो ओमेगा किसका? शाफ्ट का। शाफ्ट का कितने स्पीड से रोटेट कर रही है वो क्या कहलाएगा? ओमेगा। तो C इक्वल टू आई ओमेगा व्हील और ओमेगा शाफ्ट। तो सिंपल सा था, हमने देख लिया। S जो S शाफ्ट है, तो यही फार्मूला हमारा C इक्वल टू आई ओमेगा डेल थीटा। सिंपल सा था, समझ लिया आप मन में। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, जायरोस्कोपिक का एप्लीकेशन। तो हमने अभी बताया कि बाइक को जब घुमाते हैं ज़्यादा स्पीड से रहती है तो नहीं गिरती। आपने देखा होगा जो गांव में दिखाने आते हैं वो ऐसे बना रहता है, तो बाइक की व्हील भी रोटेट कर रही होती है, ऐसे घुमाते हैं खूब तेज से और गिरती नहीं है। गांव में आपने सर्कस देखा होगा, तो वहां पे खूब तेज से बाइक को घुमाते भी है, बाइक का पहिया भी रोटेट कर रहा होता है और वो भी अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे होते हैं। तो उस पर एक कपल लग जाता है। कपल कहाँ से आता है? इसी जायरोस्कोप जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर यह आधारित है। तो सिंपल सा है, जब वो घुमाते हैं खूब तेज से तो पहिए के साथ साथ उनकी जो व्हील की एक्सिस भी है वो भी घूमती है, तो वहीं से वो बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है? बैलेंसिंग में। जायरोस्कोप का यूज कहाँ होता है? बैलेंसिंग में। तो वहीं से बैलेंस करके वो घुमाते हैं बाइक। तो सिंपल सा था, आप सभी को समझ में आया होगा। और इसका यूज है एरोप्लेन में। एरोप्लेन में जो टरबाइन होती है उसमें भी ये काम करता है। टरबाइन भी घूमती है और उसके साथ उसका शाफ्ट भी घूमता है, तो वहां से बैलेंस होती है वो एरोप्लेन। तो टरबाइन के साथ साथ उसकी शाफ्ट भी घूमेगी तो एरोप्लेन बैलेंस हो जाएगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है?
जायरोस्कोप का एप्लीकेशन आप अपने मन से बनाकर लिख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा देर तक अभी आज के लिए इतना ही। तो हमने आज पढ़ा, पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा काइनेमेटिक एनालिसिस किया, एनालिसिस किया। हमने क्या पढ़ा आज? काइनेमेटिक एनालिसिस, जायरोस्कोप अभी पढ़ा, और काइनेमेटिक एनालिसिस दूसरा है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस हमने पढ़ा। एनालिसिस हमने डायनामिक एनालिसिस पढ़ा। नंबर 3 पढ़ा हमने जायरोस्कोप। हमने आज क्या क्या पढ़ा? काइनेमेटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, जायरोस्कोप। क्या क्या होता है बात किया था। काइनेमेटिक एनालिसिस में हम केवल फोर्स, केवल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि डायनामिक एनालिसिस में हम फोर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस फोर्स की वजह से, वो अध्ययन करते हैं। और जायरोस्कोप हमने बताया कोई भी व्हील रोटेट कर रही हो और रोटेट के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही हो, तो वहाँ पर एक कपल लगता है जिसे हम जायरोस्कोप बोलते हैं। तो सिंपल से था, आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।